गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज डेट है 14 जनवरी 2019 और एडिटोरियल एनालिसिस में हम देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको बता दें, देखो पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो पीडीएफ प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनको बुक्स वगैरह चाहिए मैं डिटेल से बुक्स की डिटेल भी डाल दूंगा नीचे, तो आप बुक्स वगैरह भी जो आईएएस प्रीलिम्स वगैरह के लिए आप खरीदना चाहते हैं वहाँ से खरीद लीजिएगा। अब एक बेहतरीन सा कोड देखते हैं, जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते। तो देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, आपको फेल हो मतलब अगर आप फेल होते हैं तो आपको डरना नहीं है, वहाँ से होपलेस होके आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको सतत चलते रहना है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसी के साथ चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। अब देखो एडिटोरियल की बात करें, देखो तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि अभी सपा और बीएसपी का गठबंधन हो गया, तो इसको लेके आर्टिकल दिया गया है। तो एक चीज़ कही जाती है इसमें कि देखो ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, बीजेपी की मतलब बीएसपी की विचारधारा अलग है, सपा समाजवादी पार्टी एसपी की विचारधारा अलग है। दोनों विचारधाराओं का क्या है, ये गठजोड़ जो दिखता है वो क्या है, एक अच्छी मतलब एक जैसे अनुरूप बोलते हैं वो अनुरूप रूप से नहीं दिखता है। तो ये देखो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम वो नहीं देखते हैं। देखो ये दूसरा आर्टिकल दोस्तों, ये अफगानिस्तान के बारे में दिया गया है। ठीक है, कुछ नए पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ नए विचार दिए गए हैं, तो उसको देखो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम उसको क्या करेंगे, ऐड करके बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो कांगो के बारे में दिया गया, कांगो की राजनीति से रिलेटेड, लेकिन हम कांगो की राजनीति नहीं देख के कांगो का मैप देखेंगे, कांगो कहाँ पे है। उसका देखो बेसिक इनकम के बारे में दिया गया, बेसिक इनकम क्या होता है, बेसिक इनकम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम देखो अभी सिक्किम ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू करने की बात कही है, तो हम वो भी देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं ब्रेग्जिट की। तो ब्रेग्जिट क्या है, ब्रिटेन का एग्जिट ही यूरोपियन यूनियन से क्या है, ब्रेग्जिट है, जिसको बीआर एग्जिट लिखते हैं हम। बीआर से ब्रिटेन है, एग्जिट से मतलब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का बाहर निकलना, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पे देखो टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते होंगे। ठीक है, एक ऐप है आज के टाइम पे, ये कहा जाता है कि सोशल नेटवर्किंग जो ऐप है आज के टाइम पे बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। आप बात करते हैं 2017 में टॉप 10 अगर इंडियन ऐप की बात करें जो सोशल मीडिया से रिलेटेड थे, तो उसमें क्या थे, टॉप 10 में से 8 भारत के हुआ करते थे। लेकिन आज की हालत क्या है, आज उसमें से चाइना के 2 होते थे, नॉर्मली ये हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में जैसे उल्टा हो रखा है, 10 में से 5 ऐप किसके हैं, चाइना के हैं, जो टॉप ट्रेंडिंग में हैं। ठीक है, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत अफगानिस्तान रिलेशन की। अगर भारत और अफगानिस्तान रिलेशन की बात करें तो आपको पता है, देखो यहाँ अफगानिस्तान में 2 गुट हैं। पहला तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, दूसरा तालिबान। ठीक है, तालिबान के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस भी आपसे किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब ये जो ब्लैक वाला शेडो दिखाया था मैंने, और रेड वाला शेडो है। रेड वाला क्या है, रेड वाला जिसमें इलेक्शन वगैरह कंडक्ट हो सकते थे या होते हैं। बाकी ब्लैक वाला मैंने एरिया दिखाया था आपको, किसका है, ये तालिबान का है। अब ये देखो 2017 का है, अभी कितना चल रहा है, 2019। ठीक है, इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो तालिबान का जो एरिया कवरेज है ना, वो लगभग 30 से 40% क्या है, अफगानिस्तान में उसका क्या है, कवरेज है। कवरेज इन द सेंस कि इनका शासन है। अब आप सोच रहे हो कि यार मतलब गवर्नमेंट कोई और है, कोई और शासन कैसे कर सकता है। आपने मतलब मूवी देखी होगी, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपसे ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। जैसे भी रजनीकांत की मूवी आई थी, शायद काला या कुछ ऐसे नाम था मूवी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो होता क्या है, जैसे जो लोकल आप देखते होंगे ना, लोकल गुंडे होते हैं, अपने एरिया के क्या होते हैं, वो बादशाह होते हैं। मतलब अपने एरिया में वो जितने भी काम होते हैं सब कुछ वो प्रोवाइड कराते हैं, चाहे खाने से हो, चाहे रहने से हो, चाहे किसी घर में शादी हो, हर तरीके से फाइनेंशियली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सेम तालिबान यहाँ पे करता है। आप एक बार सोच के देखो, ये पूरा अफगानिस्तान है, ये एरिया मान लो तालिबान इसमें रहते हैं, तो तालिबान के साथ साथ इनके साथ तो जो नागरिक यहाँ के हैं वो भी तो रहते होंगे ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सारी सुविधाएं देते हैं अपने नागरिकों को, जितने उनके ग्रुप है, जितने लोग रहते हैं, वो उनको सारी ये सुविधाएं देते हैं। अब उससे क्या होता है, ये लोग इनकी हितैषी हो जाते हैं। तालिबानी लोगों के क्या होते हैं, हितैषी होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका घर परिवार रोजगार सब कुछ क्या है, इन तालिबानी संगठन की वजह से ही चल रहा है। तो उनके लिए क्या हो जाता है, ये ईमानदार हो जाते हैं। तो आपको पता है कि देखो 2002 से अमेरिका यहाँ पे है। ठीक है, अमेरिका ने सोचा था कि तालिबान का सफाई कर देंगे, लेकिन उसके बाद से देख लो आप, अमेरिका की हालत आज तक कितनी ख़राब हो चुकी है, अमेरिका की साख कितनी नीचे जा चुकी है। ठीक है, वर्ल्ड में रीजन यही है कि देखो तालिबान में अफगानिस्तान में जो आया, ठीक है, जो आया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, शांति बहाल करेंगे, या हम यहाँ पे राज करेंगे, या कुछ ऐसा चेंजेस करेंगे, वो सब ने मात खाई। चाहे आप रसिया की एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप अमेरिका की एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो इंडिया को भी देखो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और देखो इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं कि इतिहास से हमें क्या चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, तो एक बात तो ये होगी। आगे बढ़ते हैं, तालिबान के बारे में देखो हमने बता दिया था कि छात्र संगठन है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही पहले भी आपके डिस्कस कर चुका हूँ। देखो जो नए नए पॉइंट हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तालिबानों के बारे में मैंने बता रखा था पहले से। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो तालिबान की अगर बात करें हम
तो इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है लाओस का। लाओस में भी शांति बहाली हुआ था 1962 में। अगर आप लाओस की बात करो तो आज के टाइम पर लाओस मतलब बहुत ही ठीक ठाक जगह होगी। दोनों दो गुट वहाँ पे भी लड़ते थे। उसके बाद फाइनली उन दोनों में क्या हुआ, समझौता हुआ। आज के टाइम पे लाओस बहुत ही मतलब आराम से ये देश चल रहा है। वैसे ही एग्जाम्पल दिया जाता है अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान का मैटर इतना उछल क्यों रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सबसे बड़ा रीज़न है कि अमेरिकी ट्रूप्स, अमेरिका के सैनिक कितने हैं, 14,000 के आसपास। अब उसमें से क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम इलेक्शन में, जब उनका मैनिफेस्टो क्या होता है, जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके पहले हम एक पत्र जारी करते हैं जिससे कि हम इलेक्शन जीतते हैं तो हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम अफगानिस्तान से अपनी सैनिक बना लेंगे, सीरिया से अपनी सैनिक बना लेंगे। उसके साथ बोले थे क्या कि मैक्सिको पे हम, जो मैक्सिको का बॉर्डर है वहाँ पे हम क्या करें, दीवार खड़ी करेंगे। अब हुआ क्या, सीरिया से देखो उन्होंने अपने सैनिक बुला लिए, अफगानिस्तान से सैनिक हाफ बुलाने की बात ही कर रहे हैं और होपफुली बुला भी लेंगे वो। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या होगा अफगानिस्तान में, क्या होगा वो हमारे लिए समझने की चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब बात करें अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। अब इन्होंने देखो जो वादे किए हैं वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन देखो 2020 में होने वाला है, तो एक तो ये मैक्सिको के चाहते हैं कि बॉर्डर बन जाए, दीवार खड़ी कर जाए। उसके लिए क्या हुआ, इन्होंने अपने पार्लियामेंट में लगभग 35,000 करोड़ का क्या किया, प्रावधान किया दीवार खड़ा करने के लिए, जो इनकी संसद ने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया। अब उसके वजह से क्या हो रहा है, शटडाउन चल रहे हैं, बहुत सारे कामकाज ठप पड़े हैं। ठीक है, 23 दिन से ऊपर हो चुके हैं शटडाउन इन द सेंस बहुत ज़्यादा कामकाज नहीं हो रहा है उनके पार्लियामेंट में, संसद में। ठीक है, सारा रुका पड़ा है क्योंकि संसद ने 35,000 करोड़ का जो उनका अप्रोच था कि दीवार बनाने के लिए, उसको कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने मैनिफेस्टो में अपने कहा था कि हम मैक्सिको की दीवार खड़ी करेंगे, वो हो नहीं पाया अभी तक। बाकी अफगानिस्तान इन्होंने कहा था कि हम सैनिक वापस बुला लेंगे, तो इन्होंने 14,000 से आधे सैनिक बुलाने की बात कही है। अब इससे क्या होगा कि जब अगर ये सैनिक चले जाएंगे तो उससे तालिबानी जो संगठन है उनका वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं भारत और तालिबान के रिलेशन की। आपको पता है कि जो आपका अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, भारत उसको तवज्जो देता है, लेकिन जो तालिबानी संगठन है, भारत उसको तवज्जो नहीं देता। रीज़न ये है कि तालिबान संगठन का रिलेशन किससे है, पाकिस्तान से है। जब पाकिस्तान से इसका रिलेशन है, इस वजह से क्या है कि हम इस संगठन को मैंने मान्यता भी नहीं दी। आपको पता है कि 1996 से लेके, ठीक है, 1996 से लेकर लगभग 2000 तक इनका कब्जा भी रहा था पूरे अफगानिस्तान पे। ठीक है, मेजर इलाकों में 98-96% इन्होंने कवर कर रखा था पूरा अफगानिस्तान को। उस समय भी भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको मान्यता नहीं दी थी। अब हमारे देखो रिलेशन बहुत ही ख़राब है। ठीक है, अब आप बात करें जब यहाँ से सैनिक चले जाएंगे तो उसके बाद देखो अफगानिस्तान का तालिबान का क्या होगा, तालिबान का बच्चों से ज़्यादा बढ़ने लगेगा। अब देखो भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे बात करते हैं, भारत ने क्या किया है, चाबहार पोर्ट बनाया, किस लिए, ईरान में बनाया चाबहार पोर्ट। ठीक है, अभी किस लिए, क्योंकि हम देखो अफगानिस्तान से कनेक्ट हो गए, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ठीक है, मजार शरीफ, काबुल, कंधार, हेरात, और रोड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, रेलवे लाइन भी बिछा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये अफगानिस्तान है, ठीक है, अगर इस अफगानिस्तान में देखो अगर तालिबान संगठन की सरकार आती है तो जितने भारत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी हमने हाल फिलहाल में लाइब्रेरी भी यहाँ पे बनाई है, तो जितने भी हम काम कर रहे हैं सारे के सारे हमारे ठप हो सकते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमारे प्रोजेक्ट क्या है, रुक सकते हैं। अब ये भारत के लिए क्या एक बड़ी समस्या है। तो इसमें देखो राइटर ये कहते हैं, देखो ईरान और तालिबानी संगठन दोनों अलग अलग है, एक शिया है एक सुन्नी है। ठीक है, फिर भी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी कुछ इलाका है जो जरंज के आसपास का है। जैसे हम परेशान रहते हैं वैसे ईरान भी परेशान है। तो अब इनके साथ भी क्या करें, सामंजस्य बैठाने की बात कर रहे हैं, मतलब इनके साथ बातचीत चल रही है। अभी आपको पता रायसीमा डायलॉग हुआ, तो उसमें ईरान के विदेश मंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आगे खुद ही कहा था भारत को कि अगर हम उन्होंने कहा था दोस्तों कि अगर आप चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे तालिबान से बात करने में। अब देखो भारत के पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर अमेरिकी सैनिक चले जाएंगे, और चले भी जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब देखो एक चीज़ आप याद रखिए, अब आपको पता है कि कितने सालों से क्या झमेला चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। ठीक है, फिर भी तालिबान पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। तो अगर आपको लगता है कि देखो, एक तो होता है कि हम हाइपोथेटिकल चीज़ें सोच लेते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हम अपने एग्जांपल लेते हैं इंडिया की। इंडिया में देख लो कितने ग्रुप हैं, ठीक है, जिनको हम मतलब आप यहाँ में देखो छत्तीसगढ़ वगैरह में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि मतलब लाल सलाम वगैरह की बातें करते हैं वो लोग। ठीक है, फिर भी हम इंडिया में अपने देश के अंदर उनको क्या कर पाए, पूरी तरह साफ नहीं कर पाए। तो हम अफगानिस्तान में कैसे सोच लेते हैं कि तालिबानी संगठन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल होना भी मुश्किल है। ठीक है, तो हमें देखो दो चीज़ों से, एक तो हमें रियलिटी सोचनी पड़ेगी, एक तो हाइपोथेटिकल जो चीज़ें हैं ना उससे थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें सोच के रखना पड़ेगा। हाइपोथेटिकल का मतलब सिंपल सा होता है कि सपोज करो हम सोचे कि हम कांडला से
5 मिनट में चाबहार पहुँच जाए। अब ऐसा देखो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि तो शिप में बैठेंगे तो लगभग हमें 5 से 6 घंटे लग सकते हैं यहाँ से यहाँ, या हम हवाई जहाज़ से जाए तो शायद 1 घंटे या 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये हो गई आपकी रियल सिचुएशन, जो आप समझ रहे हो कि इतना टाइम कम से कम तो लगेगा ही। अब आपके यहाँ 5 मिनट में पहुँच जाए चाबहार, तो ये थोड़ा मतलब हाइपोथेटिकल हो गई यार, मुश्किल है यार कि हम क्या यहाँ हम कन्याकुमारी से लेके कहाँ तक चले जाए, जम्मू कश्मीर तक चले जाए 5 मिनट में। तो ये सब क्या है, ये मतलब सोचने ऐसी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल इन द सेंस कि इतनी स्पीड से हम रॉकेट में बैठेंगे तभी रॉकेट की स्पीड इतनी तेज़ नहीं है अभी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बात कर ली इसमें हाइपोथेटिकल और रियलिटी में। तो हमें देखो क्या सोचना है, अफगानिस्तान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तालिबानी संगठन और अफगानिस्तान गवर्नमेंट से, दोनों से क्या करना पड़ेगा, हमें सामंजस्य बैठाने पड़ेंगे। अब तक हमने बातें नहीं की थी तालिबान से, लेकिन अब हमें ज़रूरत है क्या, तालिबान से बात करने की। तो हमें तालिबान को भी मान्यता देना पड़ेगा, अफगानिस्तान को भी मान्यता देना पड़ेगा। देखो तालिबानी संगठन को बहुत सारे देश मान्यता दे चुके हैं। बात करते UAE ने दे रखा है, सऊदी अरब ने दे रखा है, पाकिस्तान ने दे रखा है, अब धीरे धीरे ईरान भी दे देगा। अभी आपको पता है कि देखो एक टाइम था जब USA क्या करता था, तालिबान से बात तक नहीं करना पसंद करता था, लेकिन आज के टाइम पे तालिबान से रसिया USA सारे देश क्या करें, बात कर रहे हैं। देखो अमेरिका की, अच्छा आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि इनके पास अगर 14,000 सैनिक थे, ठीक है, इनके पास अगर 14,000 सैनिक थे तो इन्हें 7,000 ही क्यों वापस ले जा रहे हैं, पूरे के पूरे क्यों नहीं ले जा रहे हैं। एक रीज़न देखो और है, इधर कौन बैठा है, चाइना। ये आप याद रखिएगा, चाइना एक बड़ा फैक्टर एशिया में, क्योंकि सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है चाइना। तो अमेरिका को एक डर ये भी है, अगर यहाँ से अपने सारे सैनिक ले भी जाते हैं तो किसका वर्चस्व कायम हो सकता है, एशिया पे पूर्ण रूप से वर्चस्व कायम हो जाएगा, किसका, चाइना का। तो अमेरिका को एक डर ये भी है कि हमें चाइना को भी कंट्रोल करना है, प्लस अपना वर्चस्व भी कायम रखना है। इसलिए क्या कर रहे हैं, ये हाफ सैनिक भेज रहे हैं अपने 7,000, क्योंकि उन्होंने अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में वादा किया था। ठीक है, अब देखो भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। दूसरा एक प्रोजेक्ट की हम बात करें, तापी को आप याद रखिएगा। देखो इससे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तापी गैस लाइन पाइप की बात करें तो देखो तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक आएगा। ठीक है, इन 4 देशों का प्रोजेक्ट है, तो आपको याद रखिएगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन देखो UPSC प्रीलिम्स में भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब देखो आप कन्फ्यूज़ कहाँ होंगे, देखो तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, मैं आपको ये भी बताते चला अगर प्रीलिम्स से पूछा जाएगा तो कन्फ्यूज़ कहाँ होंगे। आप ये तो याद रख लोगे तापी से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप मिस्टेक यहाँ करोगे, ठीक है, आप मिस्टेक यहाँ करोगे। इसलिए देखो जब मैं अफगानिस्तान के बॉर्डर बताता हूँ तो मैं आपसे टूट करके बताता हूँ। देखो TUT, ठीक है, टूट से क्या होगा, तुर्कमेनिस्तान। अगर आप ये लेटर भी मिला लोगे तब भी आपका क्या आएगा, तुर्कमेनिस्तान आएगा, और ये तजाकिस्तान आ जाएगा, उज्बेकिस्तान आ जाएगा। तो इसलिए मैंने टूट बदला था कि TU से आप अगर तुर्कमेनिस्तान भी कर सकते हो और उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। तो इससे क्या रहेगा, आपको ये तरीका याद रहेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे ना। ठीक है, तो देखो बॉर्डर की बातें होगी, तो एक बार बॉर्डर सीमा भी देख लो। इनकी बॉर्डर देखो ईरान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इधर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, इनसे इनकी बॉर्डर लगती है। बाकी मेजर सिटीज़ को ये कनेक्ट भी करते हैं। अब बात करते हैं देखो इंडिया की, तो इंडिया का देखो जो बॉर्डर यहाँ पे लगता है, एक्चुअल में लगता नहीं है अभी इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, ये POK है, जो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है। तो एक्चुअल में अभी देखो बॉर्डर तो हमारी सीमा नहीं लगती है, हम क्लेम करते हैं कि हमारी बॉर्डर यहाँ तक है, बट इस पर किसका कब्जा है, पाकिस्तान का है। ठीक है, दोस्तों लास्ट में याद रखिएगा कि हमें क्या करना है, लास्ट में हम आंसर आप जब से पूछा जाएगा, देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत अफगान नीति की समीक्षा कीजिए। तो आपको देखो इस अफगान नीति में आपको क्या लिखना पड़ेगा, अफगान नीति में आपको पता हो जाएगा कि देखो 2 संगठन है, एक तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, एक तालिबान है। तो आपको इसमें ये लिखना पड़ेगा, देखो विदेश नीति में मैंने आपको एक चीज़ हमेशा समझाई है कि विदेश नीति में आपको कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता, परमानेंट कोई मित्र नहीं होता। ठीक है, ना आपको कोई मित्र है ना शत्रु है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, देखो हमें तालिबान से भी क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, प्लस अफगानिस्तान से भी हमें सामंजस्य बैठा के दोनों को एक साथ लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कल को देखो यही होने वाला है और होपफुली ये होना भी चाहिए कि दोनों मिल के सरकार चलाए। ठीक है, कुछ एरिया में वो राज करेंगे, कुछ एरिया में वो राज करेंगे, या हो सकता है मतलब एक सरकार चलाए, दोनों मिल के चलाए सरकार, या इलेक्शन करा के जो भी सरकार में आता है वो सरकार चलाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो शायद शांति बहाल अफगानिस्तान में हो सकती है, और जितने भारत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे, और भारत को अपने तालिबान से रिश्ते क्या करने पड़ेंगे, सुधारने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप बताओगे, प्लस आप अपने पड़ोसियों का फैक्ट भी बताओगे। देखो हमारे पड़ोसी है, ये है, भारत इसलिए तालिबान के साथ नहीं देता क्योंकि अब आपको पता है कि पाकिस्तान इसको श्रेय देता है। वो तालिबानी संगठन उभरा भी था किसकी वजह से, पाकिस्तान की वजह से। ठीक है, देखो सारे पॉइंट्स मैंने बात कर ली। अब दूसरी बात करते हैं बेसिक इनकम, वर्क्स एंड वर्क वेल। तो देखो बेसिक इनकम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक इनकम सिंपल से होता है, एक आम आदमी है,
ठीक है। उसको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, यही बातें करते हैं ना। अब तो वाईफाई भी आ गया, रोटी कपड़ा और मकान और 1 GB डाटा। ठीक है, अगर आप ये तीनों चीज़ चारों चीज़ें आपको मिल रही है तो आप क्या है, आपकी लाइफ मस्त चल रही है ना। यही तो होता है। पहले अब हम कहते थे क्या, रोटी कपड़ा और मकान, आज के टाइम पे वाईफाई बोलते हैं या 1 GB डाटा। ठीक है, तो आपको ये चारों चीज़ें हैं आपके पास, तो आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। इसको हम बोलते हैं बेसिक इनकम, कि आपके हेल्थ के लिए भी चीज़ें मिल जाएगी, रहने के लिए, खाने के लिए और इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो बेसिक इनकम मैंने बता दिया। अब देखो, आपको पता है कि अभी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की हम बात करते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। अभी आपको पता है कि देखो बहुत सारे देशों ने इंप्लीमेंट कर दिया। पहले स्विट्जरलैंड में इंप्लीमेंट करने की बात कही गई थी, फिर वहाँ के लोगों ने नकार दिया था, फिर से उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वहाँ पर चालू किया। फिनलैंड में भी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया। अब बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, तो देखो इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, हमें ये समझने की जरूरत है। तो इसमें राइटर ये कहते हैं राइटर ये कहते हैं, देखो जिनको मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा उनके लिवलीहुड के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। अब ये बात करें, देखें जैसे गवर्नमेंट की स्कीम चलाते हैं, मनरेगा चलाते हैं, कौशल विकास योजना चलाते हैं, सब्सिडी देते हैं, खाद्य योजना चलाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होते हैं। आप अगर बात करें उर्वरक की, ठीक है, यूरिया, अगर आप लोग गाँव में रहते हो तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पता होगा, यूरिया आता है। ठीक है, यूरिया आता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी ब्लॉक वगैरह होता है उस पर आपको वहाँ पे मतलब लेना पड़ता है सब्सिडाइज में। अब ये लोग क्या करते हैं, यूरिया की जो बोरीज होती है ना, जो ठीक है कट्टे जिसको बोलते हैं, अगर 10 यहाँ पे 10 पब्लिक को देते हैं तो दिखा देते हैं उसमें 50 हमने क्या किया, पब्लिक को सर्व कर दिया, और 40 क्या करते हैं, 40 उसके पैकेट मार्केट में क्या करते हैं, बेच देते हैं। अब यहाँ पे हो जाता है करप्शन। ठीक है, अब देखो अगर यही पैसे, अगर इसको हम पैसे में कन्वर्ट करके एक बेसिक इनकम के रूप में हम जनता को देते तो डायरेक्ट उनके पास पैसे जाता है। आज की बात करते हैं हम जनधन योजना की, ठीक है, जन आधार योजना, जनधन जिसको बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, देखो जनधन अकाउंट सबके खुला सकते हैं, आधार है सबके पास, मोबाइल है, जैम योजना की बात करते हैं। ठीक है, सबके पास क्या है, जनधन खाते हैं, आधार है, आधार से लिंक भी है, उसके साथ मोबाइल भी है। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही एक ऑफिशियल ऐसा एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं जो डायरेक्टली क्या करेगी, लोगों के अकाउंट में पैसे भेज सकती है। तो हमें क्या जितनी स्कीम चला रहे हैं उस स्कीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली लोगों को पैसा भी मिल जाएगा। ये सारी हम चीज़ें इसमें कर सकते हैं। दूसरा एक बात और करें, देखो इसके हम अभी लाभ की बात करें, इसके घाटे की बात करेंगे अभी। जैसे एक बात करें, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आपने जस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपके पास जॉब नहीं है, आप दिल्ली आकर तैयारी करना चाहते हो, आप आराम से आकर दिल्ली तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को 5,000 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने आएगा। तो आप दिल्ली में एटलीस्ट सर्वाइव कर सकते हो। मतलब जितनी डिफ़िकल्टीज़ होती है वो आप डिफ़िकल्टीज़ को अपने थोड़े कम कर सकते हो। एक दो ट्यूशन यहाँ पढ़ा लिया तो आपको सारी चीज़ें आराम से मैनेज हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा कि यार मैं पढ़ाई करूँ कि अपने पैसे के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए टेंशन लूँ। आपको अपने सर्वाइवल के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल रियल लाइफ से लिख सकते हो। ठीक है, देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको एग्जाम में जो है ना वो अच्छे नंबर से दिला के जाएगा। ठीक है, देखो हमने पक्ष में तर्क बातें कर ली, विपक्ष में बातें करते हैं। अब देखो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो तर्क में मैंने दूसरी बात ये कही थी कि देखो पितृसत्तात्मक समाज है। अगर महिलाओं को जो पैसा मिलेगा, हो सकता है कि पुरुष वो पैसा लेके जो अगर ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हो, तो वो क्या करें, दारू पी जाए। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपसे पहले बताई थी। दूसरा है कि समाज आलसी हो सकता है। आप सपोज करो अगर मैं 5,000 रुपये पर मंथ आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम या बेसिक इनकम देने की बात कहता हूँ। ठीक है, अब कोई पर्सन था जो पूरे महीने में 3,000 रुपये कमाता था बड़ी मुश्किल से मेहनत करके। अब जब उसको आप 5,000 रुपये दोगे, 2,000 आपने क्या किया और ज़्यादा दे दिया, तो क्या ये काम करेगा? जो मेहनत करता था वो करेगा? जो दिहाड़ी मजदूरी करता था या कोई भी काम करता था वो करेगा? नहीं करेगा। तो हम एक चीज़ हम लोग बेसिक इनकम से क्या कर देंगे, लोगों को आलसी बना देंगे। जो लोग काम करते रहेंगे उनका काम करने की चीज़ों को मनाही कर देंगे। तो हम रोड वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, रोड डेवलपमेंट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम है सारे के सारे क्या है, सारे के सारे रुक जाएंगे। तो एक पॉइंट आप नेगेटिव ये भी लिखोगे तो इस चीज़ से ये फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि हमारा जो राजकोषीय संतुलन है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रभावित होगा। देखो जो पैसा बांटने की हम बात करते हैं, जो पैसा हम देने की बात कर रहे हैं, वो भी तो पैसा क्या है, एक दो लोगों के द्वारा जमा किया हुआ टैक्स है। देखो टैक्स एक बच्चा भी भरता है, आप भी भरते हो। ठीक है, अब अगर एक 6 महीने के बच्चे के लेकर डायपर भी खरीदते हो तो वो भी क्या है, उस पर भी टैक्स लगता है। तो वो बच्चा भी डायपर जो पहन रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। ये इनडायरेक्टली देखो तो सबने टैक्स दिया है इसमें, ये सबका टैक्स का पैसा है। तो इसको ऐसे जल्दी मतलब बर्बाद नहीं कर सकते कि बहुत सारे स्कीम्स में देखो अब दोनों से हम कंपेयर करके लिख सकते हो इसमें
पहला कि देखो एक तो स्कीम में हम खर्चा करते हैं, दूसरा बेसिक इनकम की तरह हम क्या करते हैं, लघु में सार्वजनिक रूप से बांट सकते हैं। तो आप दोनों स्कीम्स को दिखाओगे, आपको दोनों में से जो बेटर लगता है आप उसके पक्ष में चाहो तो लिख सकते हो। अदरवाइज आप कह सकते हो कि देखो स्कीम्स भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, बट स्कीम्स ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इससे कम से कम रोजगार रहेगा लोगों के पास, लोग काम करेंगे, लोग आलसी नहीं होंगे। बाकी अगर इसमें लिखना चाहोगे तो आप दिखाओगे अपने ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पे आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा फोकस कर सकते हो। बट मेरे से पूछोगे तो देखो क्वेश्चन क्या है, बेसिक इनकम क्या है, क्या बेसिक इनकम होना चाहिए? तो मैं बताऊंगा बेसिक इनकम क्या है। तो बेसिक इनकम मैंने परिभाषा आपको पहले ही बता दी। क्या बेसिक इनकम होना चाहिए? अगर इस पर बात करें तो आप देखो दोनों पक्ष अपने रखोगे, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, लेकिन आप मेजरली क्या कहोगे कि हाँ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर स्टूडेंट्स लाइफ की बात करें, इन चीज़ों की बात करें, तो आप ये नहीं कहना कि बेसिक इनकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिक इनकम एक थोड़ा सा जैसे 2,000-3,000 रुपये इसके आसपास रखें हम, तो एटलीस्ट क्या लोगों को मतलब परेशानियाँ कम होगी। आज के टाइम पे आपको पता है कि भारत गाँव में बसता है, और गाँव में लोगों के पास अगर 2,000 रुपये भी आ जाए तो अपने गुजर बसर करने के लिए बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। ऐसा नहीं है, आप ये भी पॉइंट्स लिख सकते हो। देखो जो लोग 3,000 कमाते हैं, अगर उनके पास 2,000 रुपये और आएगा तो हो सकता है और ज़्यादा वो मेहनत करें। ये भी आप पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स आप सारे लिख के आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बात करते हैं डीआर कॉन्गो की। तो ये है कॉन्गो। अब इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं आपको ये याद रखना है। प्लस इसका आपको एक चीज़ याद रखना है, इसका देखो बॉर्डर जो लगता है अटलांटिक ओशन से लगता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छोटा से लगता है लेकिन यहाँ पे लगता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से देशों से इसका बॉर्डर लगता है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो अंगोला, जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया के बाद आपका तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, साउथ सूडान, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, इनसे क्या करता है, इनकी बॉर्डर लगती है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, और जिसकी जो कैपिटल है वो क्या है, किन्सासा। ठीक है, तो आप याद रखिए किन्सासा इसकी कैपिटल है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद देखो एक बैस कॉन्गो यहाँ पे भी है, तो आप ये भी याद रखिएगा बास कॉन्गो यहाँ पे भी है। ये छोटी सी टेरिटरी नहीं, बास कॉन्गो तो इनकी वो है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कैपिटल है, कैपिटल सॉरी, बॉस कॉन्गो तो उसको इनकी स्टेट है। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ के इनका एक स्टेट है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। बस देखो आपको क्या क्या याद रखना है, मैं आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पे। अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो। ठीक है, ये याद रखना है। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है आपका, किन्सासा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके लिए इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो बॉर्डर लगता है अटलांटिक ओशन में लगता है, आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक ओशन से इसका बॉर्डर लगता है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देखो टिकटॉक की। टिकटॉक ऐप है, आपने बहुत सारे लोगों ने ये यूज़ किया होगा। इसमें लगभग 60 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। उसमें आप क्या 3 चीज़ें कर सकते हो, जहाँ तक मेरे को याद, मैंने यूज़ तो नहीं किया, बट 3 चीज़ इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, पहला इसमें कर सकते हो आप कोई इमोशंस दिखा सकते हो। गाना आपके पीछे चल रहा है, उस पर क्या कर सकते हो आप, कोई इमोशंस दिखाओ अपने। ठीक है, उस पर आप अपना लुक दे सकते हो, रिएक्शन दे सकते हो। तीसरा ये है कि आप क्या कर सकते हो, कोई कॉमेडी कर सकते हो। ठीक है, आवाज़ मतलब म्यूजिक कुछ और चल रहा है और आप कुछ और बोल रहे हो। एक तो डांस वगैरह लोग करते हैं, कुछ ऐसा होता है इसमें। ठीक है, तो ये, और दूसरा इसमें, तीसरा इसमें कि डांस वगैरह आप क्या कर सकते हो, इसमें डांस कर सकते हो। एक तो डांस कर सकते हो, अपना एक रिएक्शन दे सकते हो, प्लस इसमें कॉमेडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इसमें फीचर्स दिए गए हैं नॉर्मली। इसमें साथ पैसा वैसा भी कमा सकते हो, कुछ ऐसा भी है। ठीक है, तो देखो इसमें एक चीज़ कही जाती है आज के टाइम पे, देखो इसमें ना सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ कि देखो इसमें टीनेजर जो 18 साल से 20 साल के लोग होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। दूसरा ये कि अपना टाइम वेस्ट लोग बहुत ज़्यादा करने लगे, इसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं इसमें। दूसरी चीज़ ये कहती है कि इसमें कि देखो इनको इतना इसका लत लगता जा रहा है कि इनको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, हम मोबाइल से दिन भर जुड़े रहते हैं, अपने काम की चीज़ों क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे इसको छोड़ते जा रहे हैं। मतलब अपने काम से हट के हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी पढ़ाई से, हमारे काम से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम इसमें जुड़े रहते हैं। अब बात कही जाती है देखो 2017 की। 2017 में टॉप 10 में, मतलब टॉप 10 में बात करें तो चाइना के 2 ऐप हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर जस्ट उल्टा हो रखा है। टॉप 10 में कितने हैं, 5 ऐप आ चुके हैं जो टॉप 10 में ट्रेंडिंग में है। तो ये लेखक के द्वारा इसमें कही जाती है। ठीक है, तो देखो अब इसमें पहले टॉप 10 में कितने थे, दिसंबर 2017 तक 2 ऐप थे, लेकिन आज के दिसंबर 2018 तक कितने 5 ऐप हो चुके हैं।
तो ये चीज़ कही जाती है। देखो चाइना ने क्या किया, चाइना ने हर जगह से मार्केट कैप्चर करता चला जा रहा है और ऐप में भी ऐसी चीज़ें करती जा रही है। अब लेखक इसमें क्रिटिसाइज ये करते हैं कि देखो सेक्सुअल कंटेंट को आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इन पर रोक लगनी चाहिए। इसमें यूट्यूब का एग्जांपल देते हैं। देखो यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, पहले इस पर भी बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐसे होते थे, तो उसको उन्होंने कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे इसमें काम किए हैं। तो इनको भी ऐसे काम करना चाहिए, या फिर इनका क्या करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को इस पर बैन लगा देना चाहिए। ठीक है, तो अब टिकटॉक के बारे में जो सारी चीज़ें थी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन और ब्रेक्जिट की। देखो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का निकलना है ब्रेक्जिट कहलाता है। यूरोपियन यूनियन क्या है मैं आपको बता दूं, यह 28 देशों का संगठन है जो आपको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काम करता है। यूरो इसकी करेंसी है। ठीक है, यूरो इसकी करेंसी है, तो आपने ऐसा सिंबल देखा होगा यूरो का। ठीक है, तो इनकी यूरो करेंसी है। जो देश है, देखो ये सारे देश है। अब इसमें यूरोप यहाँ पे, ब्रिटेन यहाँ पे है। ठीक है, पूरा यूरोप है ये, ब्रिटेन यहाँ पे है। अब ब्रिटेन एग्जिट की बात कही जा रही है। देखो अब जब मत हुआ था, अभी थेरेसा में यहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो बात हुई थी, अब इसमें जनमत संग्रह कराया गया। तो देखो 48% लोगों ने कहा था कि हमें क्या करना है, ब्रिटेन यूनियन से नहीं निकलना, और 52% लोगों ने कहा था हमें यहाँ से ब्रेक्जिट करना है। क्यों, जब ग्रीस की हालत ख़राब हुई थी तो बहुत सारे बर्डन, देखो होता क्या है कि अगर इन देशों में से किसी के भी फाइनेंशियली, मतलब क्या होता है, फाइनेंशियली अगर बर्डन आता है या फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं, तो ये सारे देश मिलकर क्या करते हैं, मदद करते हैं। जब ग्रीस में फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन ने भी बहुत ज़्यादा पैसा इनको क्या किया, हेल्प किया इस देश को, कंट्री को डूबने से बचाने के लिए। तो यहाँ की जनता में क्या हुआ, बहुत ही रोष उत्पन्न हुआ। तो ब्रिटेन की जनता ने क्या कहा, यहाँ वहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा हम जनमत संग्रह कराएंगे कि हमें ब्रेक्जिट में रहना है कि नहीं रहना है। अब उस टाइम पे क्या हुआ, 48% लोगों ने कहा हमें रहना है, 52% लोगों ने कहा हमें नहीं रहना है। अब देखो मेजोरिटी में तो क्या है, नहीं रहना है। अब क्या हुआ, लोगों ने कह दिया कि नहीं, हमें निकलना है। अब 2 साल 2.5 साल बीतते बीतते क्या हुआ, अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं नहीं, हमें इससे क्या करना है, नहीं निकलना है। तो जो 2% लोग इसमें कम थे, अब इसमें क्या है कि इधर से शिफ्ट होकर इधर आ चुके हैं। अब इसलिए प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें ब्रिटेन यूनियन से एग्जिट नहीं होना है, हमें ब्रिटेन यूनियन में के पार्ट बन के रहना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें थी ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के बारे में। अब देखो आपके लिए आज मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको कमेंट करके आंसर दीजिएगा। क्या DR कॉन्गो लेक विक्टोरिया से अपनी सीमा साझा करता है? देखो ये चीज़ मैंने बताई नहीं, लेकिन आपको ये बताना है। ठीक है, देखो एक स्मार्ट स्टडी का तरीका यही है कि जो चीज़ आपको नहीं बताया जाए वो चीज़ें पूछी जाए, आप फिर मैप पे जाएंगे, खोजेंगे, लगता है वर्ड कि नहीं लगता है, फिर कमेंट करेंगे। तो ये चीज़ आपको कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेगी, ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने जितना काम कर लिया कि आप गए गूगल पे मैप किया, खोजा, लगता है कि नहीं लगता, उसके बाद आपने कमेंट किया, आपको कभी नहीं भूलेगा। आप याद रखिएगा, आप एक बार जाइए, सर्च करिए, अगर आपको नहीं पता है, अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। प्लीज़ भारत का मैप देखते रहिए करिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ जिन लोगों ने देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर हाई लिख के भेज दीजिएगा। जितने भी वीडियो वगैरह आएंगे मैं सारा का सारा आपके व्हाट्सअप नंबर पर भेज दिया करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।